ओके, सो वेलकम टू ज्ञान मीमांसा। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मंथली करंट अफेयर्स। सो वी विल आल्सो रिलीज द मैगजीन, ठीक है। प्लस वी विल आल्सो हैव अ टोटल वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस में हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद जून 2026 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसमें हम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का करवाएंगे, जितना भी करंट अफेयर्स है। एंड जो मोस्टली जो कंटेंट टॉपिक्स है आई एम पिकिंग फ्रॉम द फेमस मैगजीन्स, ठीक है। बट कंटेंट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो मोस्टली क्या है कि समराइज्ड कंटेंट रहेगा। प्रीलिम्स का थोड़ा डायरेक्ट पॉइंटर्स पे हम फोकस करेंगे और मेंस का थोड़ा इलेबोरेशन पे फोकस करेंगे। बट विद दिस वीडियो इफ यू रीड दिस मैगजीन्स तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, टाइम भी कम लगेगा एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज एंड रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द GS1 पार्ट, जो हिस्ट्री का पार्ट है, अभी उसको कवर करेंगे। एंड सिमिलरली वी विल हैव मल्टीपल वीडियोस फॉर ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज सांची स्तूपा, राइट। तो सांची स्तूपा यू ऑल नो इट इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इट इज अ गुड फैक्ट टू रिमेंबर। एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। ये चीज याद रखनी है, कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं स्टेट PCS वाले, तो काफी बार पूछ लेते हैं, राइट। Then it was built by Ashoka, emperor, Mauryan emperor. All know about him, right? In 3rd century BCE, right? And it is oldest surviving Buddhist sanctuary. Important चीज है again. This can be one of the point. Then it consists of anda, that is called as dome, harmika, chhatra, vedika, and pradikshinapath, right? And there are 4 intricately carved toranas. Toranas होते हैं बड़े बड़े जो गेटवेज होते हैं उनको। एंड इसका जो स्कल्पचर्स है इट फॉलो एन आइकॉनिक tradition, that is Buddha is shown through iconography, not himself, right? Depicting Buddha through symbols such as bodhi tree, dharma chakra, footprints, etc., not as the whole portrait. It also houses the sacred relics of Sariputra and Mogdhalyayana. Mogdhalyayana, both of them were the chief disciples of Lord Buddha. And ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो ये इन दोनों के सरीपुत्र एंड मुग्धलयाना के जो रेलिक्स हैं उनको मंगोलिया भेजा गया था 10 डेज के लिए फॉर पब्लिक एक्सपोजिशन, ठीक है। फॉर इंडिया मंगोलिया शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज, इसको शो कॉज करने के लिए, राइट। सो इसका एक और पॉइंट क्या है, जो शुंगा डायनेस्टी थी, शुंगास एनलार्ज द स्तूपा व्हाइल सतवानास एडेड ऑर्नेट गेटवेज, ठीक है। जो हमने तोरानास की बात की थी वो सतवानास ने ऐड किया था, शुंगास ने एनलार्ज किया था स्तूपा के साइज को। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्ड किया था स्टार्टिंग में, वो एम्परर अशोका ने, राइट। नाउ द सेकंड टॉपिक, द डांसिंग हॉल ऑफ मोहनजोदाड़ो, राइट। मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड ये जो ब्रॉन्ज स्टैचुएट है, स्टैचुएट होते हैं छोटे स्टैचू को बोलते हैं, 4 इंचेस की बहुत छोटी स्टैचू है, 10.5 सेंटीमीटर, राइट। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1926 एट मोहनजोदाड़ो। अभी मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में है, और जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था हिज नेम इज जॉन मार्शल। याद रखना होता है, ये पूछ लेते प्रीलिम्स में। एंड इट वाज मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। जो टेक्निक का नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इतना हमें सफिशिएंट है, कोई आपसे टेक्निक की डिटेल नहीं पूछेंगे। नेम्ड डांसिंग गर्ल बिकॉज ऑफ इस डायनेमिक डांस लाइक पोस्चर, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रापोस्टो जो स्टांस है उसमें खड़ी है, हमें बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है, रिमेंबर दिस फैक्ट। देन द फिगर इज वेयरिंग 24 बैंगल्स ऑन लेफ्ट आर्म, 4 बैंगल्स ऑन राइट आर्म, ब्रेसलेट एंड कॉरी शेल नेकलेस जो है कॉरी शेल का बना हुआ है, राइट। सो दिस इज अगेन अ फैक्ट, बट ये कितने बैंगल्स है ये याद नहीं रखने, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट है और कॉरी शेल नेकलेस है। एंड राइट नाउ इट इज इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और ये न्यूज में क्यों है कि रिसेंटली एनसीईआरटी ने इसकी जो इमेज है उसको रीटच करके, मतलब थोड़ा चेंज करके क्लास 9th में कि उसमें टेक्स्ट बुक में डालना है, राइट। देन थर्ड इज अगेन रिगार्डिंग हरप्पन साइट, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज कहाँ पे लोकेटेड है? हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में लोकेटेड है। एंड इट इज लार्जेस्ट नॉन अर्बन सेटलमेंट ऑफ द IBC, सबसे बड़ी है। एंड इट इज जो रिवर है दैट इज घगरा हकरा रिवर प्लेन में लोकेटेड है, और सरस्वती रिवर के पेलियो चैनल में एग्जिस्ट करती है ये। और वो अभी जो रिवर है वो ड्राई हो चुकी है, ठीक है। अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन फेज के बीच की कॉन्टिन्यूटी को ये डिपिक्ट करता है, तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
सूरज भान फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1969 में इसको वो किया था, डॉक्यूमेंट किया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1960s में इसको एक्सकवेट किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे लोग हैं उन्होंने एक्सकवेशन किया था, हमें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस डॉक्टर संजय मंजुल, क्योंकि ये रिसेंट है। ठीक है, और ये साइट में एडवांस अर्बन प्लानिंग है, ग्रिड पैटर्न है, बर्न ब्रिक्स है, और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम है, पब्लिक ग्रीनरी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सिमेट्री है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये तो हम मेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है चर्ट वेट्स हैं, कॉपर फिश हुक है, सील है, और टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स है, राइट। और जो सील है स्टेराइट की बनी है, स्टेराइट की। ठीक है, तो स्टेराइट सील कहाँ से मिली थी, दिस कैन बी आस्क्ड, इट वाज फ्रॉम राखीगढ़ी। न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ से जो ह्यूमन स्केलेटन मिला था, एक्सकवेट किया था, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया है फॉर डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी। तो इस चीज को कोई पूछेगा नहीं, बट क्योंकि ये साइट न्यूज में है तो यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड डॉक्टर संजय मंजुल इज द वन हु एक्सकवेटेड दिस ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स। ठीक है, और एक और फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, इट इज लार्जर देन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और टिल नाउ इट इज द लार्जेस्ट नॉन हड़प्पन साइट है, सबसे बड़ी नॉन हड़प्पन साइट है। देन मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, जो जीआई टैग है, आप सब जानते हैं क्या होता है जीआई टैग, थोड़ा सा बता देंगे। इसमें हम झारखंड के 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। ये है, अब जीआई टैग क्या होता है कि क्वालिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को इट आइडेंटिफाई करता है फॉर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन, दैट इज व्हाई इट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, एंड इट इज गवर्न बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, अनऑथराइज्ड यूज एंड काउंटरफिटिंग ऑफ एनी आर्ट को, प्रोडक्ट को वो ये रोकने में हेल्प करता है, राइट। क्या क्या 4 चीजें हैं, दिस इज बगैया सिल्क एंड कुचाई सिल्क 1, मुंडा ज्वेलरी 2, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट 3, एंड पटराटू लाख क्राफ्ट, जो लाख होता है लैक, वो। तो ये 4 चीजें अभी जो है नई ऐड हुई है जीआई टैग में झारखंड के जून मंथ में। तो बगैया एंड कुचाई सिल्क आर नॉन फॉर इको फ्रेंडली वाइल्ड टसर सिल्क से बनी होती है, तो दिस इज वन थिंग, ज्यादा हमें मतलब नहीं है इस चीज से। बगैया और कुचाई सिल्क जो है जीआई टैग है, इसको उत्तराखंड से है, एंड देन टसर सिल्क से बना होता है, इको फ्रेंडली होता है। देन मुंडा ज्वेलरी, अगेन मुंडा ट्राइब का वो है, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, सॉरी, मुंडा ज्वेलरी जो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ मुंडा ट्राइब है, एट द सेम टाइम झारखंड बैम्बू क्राफ्ट है, सस्टेनेबल बैम्बू बेस्ड लाइवलीहुड को प्रमोट करता है। देन पटराटू लैक क्राफ्ट जो है, इट इज अ हैंडीक्राफ्ट दैट यूजेस नेचुरल लैक रेजिन, है ना, कलरफुल डेकोरेटिव यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं पटराटू लैक क्राफ्ट में। फाइन, मूविंग टू थेवा आर्ट। ठीक है, थेवा आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राइट। इट इज इंट्रिकेटली कार्व्ड 23 कैरेट गोल्ड शीट्स। ठीक है, तो गोल्ड शीट्स होती है थेवा आर्ट में। इसको भी जीआई टैग मिला था 2013-14 में, ईयर से मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए थेवा आर्ट को जीआई टैग मिला है, फ्रॉम राजस्थान, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज ऑल्सो फाइन, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इट इज अ 400 ईयर्स ओल्ड टेक्निक है, मुगल पीरियड का है, और इसको इन्वेंट किया था नाथूलाल सोनी इन 1707। सोनी जो होते हैं दे आर गोल्ड स्मिथ। ठीक है, इंडिजिनियस कास्ट है सोनी, तो नाथूलाल सोनी, तो इसके लिए जो महाराजा समन सिंह ऑफ प्रतापगढ़ थे, उन्होंने इनको राज सोनी का टाइटल दिया था, नाथूलाल सोनी को, दैट इज द रॉयल गोल्ड स्मिथ। ठीक है, थेवा आर्ट में ग्लू नहीं यूज करते, फ्यूज करते थ्रू हीटिंग। ठीक है, कलर्ड ग्लास के ऊपर हीट करके थर्मली उसको फ्यूज करते हैं। कॉमन थीम्स है फ्लोरा फौना, हिंदू माइथोलॉजी, रॉयल कोर्ट्स, हंटिंग सीन्स, कल्चरल ट्रेडिशन, इससे हमें वैसे ज़्यादा मतलब नहीं है। फिनिश्ड आर्टवर्क आर माउंटेड इन सॉलिड सिल्वर फ्रेम्स। ठीक है, क्यों ये अभी न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने थेवा मोटिव कफलिंग्स है दिए थे प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया को। ठीक है, थेवा मोटिव के कफलिंग्स जो है दिए थे, इसलिए। तो कोई भी जो न्यूज में आता है आर्ट आर्ट का, क्राफ्ट का कुछ भी है, तो इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर द एट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज सुश्रुता। सुश्रुता सबको पता है, हमारे एंशियंट सर्जन थे, फिजिशियन एंड सर्जन थे, अराउंड 600 बीसी के अराउंड थे। ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया। ठीक है, क्यों ये रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनब्रो, एडिनब्रो जो है स्कॉटलैंड में है,
उन्होंने 90 केजी ब्रॉन्ज स्टैच्यू सुश्रुत की अनवील की है अभी, तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि न्यूज में है। अब देख लेते कौन थे क्या थे। तो इनकी बुक का नाम है सुश्रुत संहिता, सबने सुना होगा। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटीज, ठीक है। उनका मेन जो वो था, पायनियर थे, वो थे राइनोप्लास्टी, नोज रिकंस्ट्रक्शन के वो थे। तो फॉरहेड स्किन को यूज करके और चीक के स्किन को यूज करके राइनोप्लास्टी करते थे। ही क्लासिफाइड सर्जरी इनटू अष्टविधा शस्त्रकर्मा, 8 सर्जिकल प्रोसेस में से एक वो था, सर्जरी को क्लासिफाई किया, मतलब उनको 8 उसमें क्लासिफाई किया प्रोसीजर्स के अंदर। इट ऑल्सो कवर्स, द बुक है जो सुश्रुत संहिता, इट ऑल्सो कवर्स एनाटॉमी, मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइकेट्री, जेरियाट्रिक्स एंड ईएनटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो उनका मेन मकसद क्या था कि प्रैक्टिकल मेडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो मॉडल्स के ऊपर वो ट्रेन करते थे बिफोर ऑपरेटिंग ऑन ह्यूमन पेशेंट्स, लाइक अभी जो करते हैं उसके कडावर्स पे, मॉडल्स पे, राइट। और सुश्रुत संहिता इज एसोसिएटेड विद सर्जरी, सिमिलरली चरक संहिता इज मेनली फोकस्ड ऑन मेडिसिन, ठीक है। तो चरक भी नाम सुना होगा, सुश्रुत भी नाम सुना होगा। देन नेक्स्ट इज विजयनगर एरा इंस्क्रिप्शंस। अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे को 3 डिफरेंट टाइप के स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं शेषाचलम फॉरेस्ट ऑफ तिरुपति आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम फॉरेस्ट तिरुपति आंध्र प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ है? सदाशिव कोणम जगह का नाम है, राइट। एपिग्राफिकल सर्वे इन दिस इज द नगाला हिल्स में मिले हैं, राइट। सदाशिव कोणम इज द एरिया जहाँ पे मिले हैं। तो जो इंस्क्रिप्शन है तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा में है, दैट मीन्स कि जो विजयनगर एम्पायर था दैट वाज अ मल्टीलिंगुअल इन नेचर। ये किसके रिकॉर्ड्स हैं? किंग सदाशिव राया, ठीक है। उनके पिलग्रिमेज के, उनके रॉयल डोनेशंस के, उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा टेम्पल, मठ, मोनेस्ट्री वगैरह के, उन सब को डिपिक्ट करता है ये जो इंस्क्रिप्शंस है। अब बात करें सदाशिव राय का, तो ही वाज द विजयनगर किंग ड्यूरिंग फ्रॉम 1542 टू 1570। लास्ट सॉवरेन रूलर थे तुवालू डायनेस्टी के, राइट। बट ही वाज अ काइंड ऑफ अ नॉमिनल किंग, क्योंकि अलैया रामा राया वाज द मेन पॉलिटिकल अथॉरिटी ड्यूरिंग दिस किंग हिज रेन, सदाशिव रायज रेन, राइट। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर जो है, बैटल ऑफ तलाईकोटा में जो ये वाले थे तुवालू डायनेस्टी थे, दे लॉस्ट, ठीक है। तलाई इन 1565 सॉरी। तो आफ्टर अलैया रामा राया वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ तलाईकोटा, नेक्स्ट जो वो आई डायनेस्टी दैट वाज अराइविडू डायनेस्टी, तुवालू डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, एंड तिरुमला देवराया वाज इट्स फाउंडर, राइट। नाउ कमिंग टू रानी लक्ष्मीबाई, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई क्यों न्यूज में है? देखो न्यूज में रहते हैं बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, क्योंकि एवरी ईयर उनकी डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी वगैरह कुछ ना कुछ आता है, तो दैट इज वाई। सो इनका मार्टायरडम डे था, या जो डेथ एनिवर्सरी है, दैट इज ऑन 18 जून 1858, राइट। सो आपको पता है शी वॉज क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। और उनके हस्बैंड जो किंग थे, सॉरी, महाराजा गंगाधर राव झांसी के किंग थे, उनके डिमाइस के बाद जो ब्रिटिश ने उनके अडॉप्टेड सन को रिजेक्ट कर दिया। यू नो अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उस डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट उनके अडॉप्टेड सन को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल एंड शी रीअरेंज द आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। शी मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ, यू नो, जो हमारे 1857 का रिवोल्ट था, उस बैटल में 18 जून 1858 को शी मार्टायर्ड, बिकम एंड शी इज वन ऑफ द लास्टिंग सिंबल्स ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म इन इंडिया। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत फेमस पोइम है जो सबने सुना होगा, झांसी की रानी, एंड ऑल्सो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ INA वाज नेम्ड इन हर ऑनर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के। सो नेक्स्ट इज द चापिकर ब्रदर्स, ठीक है। तो क्यों है न्यूज में? क्योंकि 22 जून को एनिवर्सरी ऑफ असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड वो थी, इसलिए ये अभी न्यूज में है। चापेकर ब्रदर्स ने उनको असैसिनेट किया था 1897 में। कहाँ पे किया था? मुठा रिवर ब्रिज इन महाराष्ट्र, वहां पे किया था। 3 चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर हरी, बालकृष्ण हरी एंड वासुदेव हरी चापेकर। दे वर द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, ऑफ कोंकण रीजन, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा रीजन, ठीक है। एंड they were the only 3 biological brothers executed during India's freedom struggle। तो ये क्वेश्चन बाई चांस पूछा जाए, सेंटेंस आ जाए, ठीक है। और they were inspired by वासुदेव बलवंत फड़के एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और क्यों उसको असैसिनेट किया WC रैंड को? क्योंकि ड्यूरिंग 1896 प्लेग
पुणे में जो प्लेग फैला था उस ड्यूरेशन में ही वाज वेरी ऑप्रेसिव, ठीक है। तो जब उसको असैसिनेट किया तो साथ के साथ लेफ्टिनेंट चार्ल्स आइरेस्ट है उनको भी असैसिनेट किया, एंड ऑल थ्री ब्रदर्स वेर एग्जीक्यूटेड इन 1898, ठीक है। और जो इस चीज का जो सारा डॉक्यूमेंट किया है दामोदर चापेकर ने, वन ऑफ द थ्री, इन हिज बुक म्यूजिंग्स फ्रॉम द गैलोज। तो इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है किसकी बुक है, तो दामोदर चापेकर की, ठीक। नेक्स्ट इज द जून 3 डिक्लेरेशन माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। तो आपको पता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान है वो डिक्लेयर हुआ था, इसको जून 3 डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इससे पहले जो भी थे वहां पे क्लैरिटी नहीं थी, कैबिनेट मिशन प्लान में भी क्लैरिटी नहीं थी, बट इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया था, ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इसकी द प्लान एक्सेप्टेड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। 2 डोमिनियन क्रिएट हुए थे। इसने जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसको रिप्लेस किया था, ठीक है। एंड रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन वाज सेटल्ड एंड इट वाज हेडेड बाय दिस सर रेडक्लिफ, ठीक है। और पंजाब एंड बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने सेपरेटली वोट किया था पार्टीशन पे, सिलहट एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने रेफरेंडम किया था। ब्रिटिश जो पैरामाउंटेसी थी ओवर 560 प्लस प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में थे वो खत्म हो गई थी, एंड ऑल द प्रिंसली स्टेट्स आइदर हैड टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और इस प्लान के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर था उसको एडवांस कर दिया था फ्रॉम जून 1948 टू 15 अगस्त 1947। मतलब इसी डिक्लेरेशन से इंडिया का इंडिपेंडेंस डेट डिसाइड हुआ था, और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी इसी से पास हुआ था, राइट। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है उसका रीनेम कर रहे हैं, तो इनके बारे में न्यूज में है, तो मे बी दे में आस्क्ड। तो कौन थे मौलाना बरकतुल्लाह? ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल इन 1950। अब क्या थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काबुल ऑन 1 दिसंबर 1915। किसने एस्टैब्लिश की थी? रिवोल्यूशनरीज इन एग्जाइल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। कौन कौन थे इसमें? राजा महेंद्र प्रताप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मौलाना बरकतुल्लाह जिनकी हम बात कर रहे हैं वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वाज द होम मिनिस्टर। और ये क्या कर रहे थे? ये दे सॉट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड अफगानिस्तान टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन भोपाल मध्य प्रदेश, दैट इज वाई भोपाली, एंड दैट इज वाई द यूनिवर्सिटी इन भोपाल, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर ऑफ गदर पार्टी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ही कोलैबोरेटेड विद जर्मनी एंड मोबिलाइज्ड इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो हमने नीचे देखा भी। In 1919, he met Vladimir Putin, or Lenin also, sorry, not Putin, Vladimir Lenin in Moscow, and he influenced many later, revolutionaries, including Subhash Chandra Bose. नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अंडमान, ठीक है। तो विजयपुरम 3 वेल है अंडमान ऑफशोर बेसिन का, वहां पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नई नेचुरल गैस को डिस्कवर किया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन्स है वहाँ पे। ये जो अंडमान निकोबार बेसिन है ये ऑफशोर सेडिमेंट्री बेसिन है, कैटेगराइज्ड एज कैटेगरी 1 सेडिमेंट्री बेसिन। इसका मतलब क्या है कि इट इज वायबल, और इस यहाँ पे काफी अच्छे प्रोस्पेक्टिव ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के। डिस्कवरी जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्कवरी ये हुई है कि जो रिजर्वर प्रेशर है उससे नेचुरल गैस है सरफेस पे फ्लो हो जाती है, जो अंदर का प्रेशर है उसी से। उसकी वजह से क्या है, आर्टिफिशियल लिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सबसे जरूरत क्या होती है, वाइबिलिटी होना चाहिए कोई भी हाइड्रोकार्बन जो एक्सप्लोरेशन होती है उसकी। अगर जो उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है तो वो फिर वायबल नहीं रहता, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि आर्टिफिशियल लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है तो ये कमर्शियली वायबल हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट इज सुपर एल नीनो। सुपर एल नीनो है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस का एनओए है, इसने सुपर एल नीनो के फॉर्मेशन को कंफर्म किया है। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है इससे हमें मतलब नहीं है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो आप सबको आइडिया होगा, थोड़ा बहुत बार नाम सुनते हैं। इट इज अ सी सरफेस टेम्परेचर जो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का वो इंक्रीज हो जाता है
उसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती है। तो ग्लोबल सर्कुलेटरी विंड्स जो ज्योग्राफी का टॉपिक है उसमें करेंगे इन डिटेल इस चीज को, बट जो ट्रेड विंड्स है वो वीक होने की वजह से वॉकर सर्कुलेशन वो वीक हो जाता है, और जो नॉर्मल मॉनसून है उसको इम्पैक्ट करता है। ये कहाँ पे होता है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एल नीनो पे इस एरिया के रिगार्डिंग उसकी। ठीक है, तो सुपर एल नीनो कब होता है? जब ये टेम्परेचर राइज जो है वो 2 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है, तो विंड्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। अभी तक 5 बार सिंस 1950 5 बार सुपर एल नीनो आ चुका है। 72 73, 82 83, 97 98, 15 16, अब 20 26 27 जो है ये नेक्स्ट सुपर एल नीनो ईयर है। राइट, तो सुपर एल नीनो की वजह से साउथ वेस्ट मानसून है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, और बिलो नॉर्मल रेनफॉल होती है। एक कंसेप्ट होता है पॉजिटिव इंडियन नेशनल डाइपोल, ये भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये जो है ये पार्टली जो एल नीनो है उसके एडवर्स इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकता है इफ देयर इज अ पॉजिटिव इंडियन नेशनल डाइपोल। सुपर एल नीनो की वजह से ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, कोरल ब्लीचिंग, क्रॉप फेलियर, हाई ग्लोबल टेम्परेचर एक्सेट्रा का रिस्क रहता है। राइट, देन नेक्स्ट इज लिपुलेख पास। तो इंडिया ने अभी चाइना के साथ जो ट्रेड है लिपुलेख पास के थ्रू वो रिज्यूम करती है, जो कि 2020 में पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सस्पेंड कर दी थी। लिपुलेख पास के बारे में पता होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पास है, व्यास वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ठीक है, ये इंडिया, नेपाल और तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन के बीच में ट्राई जंक्शन बनाता है, मतलब यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन, और यहाँ पे उत्तराखंड है। राइट, सो दिस इज द पास। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 इंडियन पोस्ट है या फिर इंडियन जो बेसिस है, ये नाबीदांग और गुंजी, ये 2 हैं। यहाँ से जो पास है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में जाता है। लिपुलेख पास उत्तराखंड में है, नाथुला पास सिक्किम में, और शिपकिला पास हिमाचल में। ऑल 3 passes आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड विद चाइना। नेक्स्ट इज राइट टू बी फॉरगेटन। अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटन को पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 बोला है। ठीक है, होता क्या राइट टू बी फॉरगेटन? मतलब अगर इंडिविजुअल है उसको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम जो इंटरनेट है उसको अगर रिमूव करवाना है या डी इंडेक्स करवाना है, तो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ओनली, तो अगर आप चाहो कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है वो हटा दिया जाए, तो दैट इज राइट टू बी फॉरगेटन, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट दिया है। सिंपल क्या प्रिंसिपल क्या? इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब आप डिटरमाइन करेंगे कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इंडिविजुअल प्राइवेसी के लिए है, और दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ पुट्टास्वामी जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट दिया था, बताया था। राइट, देन कहाँ से आया ये कंसेप्ट? कंसेप्ट जो है एक केस था 2014 का, गूगल स्पेन वर्सेस एईपीडी। एईपीडी कोई स्पेनिश एजेंसी है, हमें जहाँ मतलब नहीं है। तो ये इसकी वजह से ये जो जजमेंट है वो इंटरनेशनली ईयू का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जीपीडीआर बोलते हैं, उसके अंडर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया में भी काफी टाइम से रिकॉग्नाइज्ड है, बट हाई कोर्ट ने रिसेंटली इसको मतलब एक्सप्लिसिटली बोल दिया है। राइट, तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी इसी का काइंड ऑफ एक्सटेंशन है। राइट, एंड इसके अलावा हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब पढ़ लीजिएगा, मेन चीज़ यही है। नाउ इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? ये जो ऑर्डर है ये क्या करता है? जो भी इलेक्शन सिंबल्स जो मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, आइदर रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, उनको ये गवर्न करता है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 1968 में आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर है ये, और ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंडर भी आता है। राइट, तो ईसीआई क्या करती है इसके अंडर? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड डिक्लेयर करती है। राइट, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, वो कैसे होती है, उसके क्या वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट पार्टीज है उनको रिजर्व सिंबल में से मिलता है, और अनरिकॉग्नाइज पार्टी को फ्री सिंबल में से मिलता है। अभी के लिए कोई भी जो लाइव एनिमल्स हैं, राइट, मतलब एनिमल को सिंबल नहीं दे की तरह नहीं दे रहे आफ्टर 1990, क्योंकि टू डिस्करेज द यूज ऑफ लाइव एनिमल ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन।
नहीं तो क्या होता है कि पार्टी वाले जो एनिमल्स है उन्हीं को ले जाते हैं फॉर कैंपेनिंग, राइट। सो जिन पार्टीज के पास उससे पहले ऑलरेडी थे उनको कंटिन्यू करने दिया है, जैसे एग्जांपल बीएसपी का एलिफेंट है। व्हाई? क्योंकि लेगेसी एक्सेप्शन, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी ने किसी एक सिंबल के अंदर अपनी लेगेसी क्रिएट की है तो उसमें कोई इश्यू ना आए, इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको अलाउ किया था। 1990 से ही ये चीज है जो डिसकंटिन्यू कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज राइट टू वॉक इज अ फंडामेंटल राइट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू वॉक है वो फंडामेंटल राइट है, राइट। पॉजिटिव ड्यूटी ऑन, ये स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ड्यूटी डाली है प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ पेडेस्ट्रियन को, एंड इट हैज बेस्ड ऑन द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19(1)(d), 19(1)(a), B, C और आर्टिकल 21 इनके अंडर, और स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 के अंडर, राइट। तो पेडेस्ट्रियन हैव प्रायोरिटी ओवर मोटर व्हीकल्स, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो रिसेंट जजमेंट है। तो कोर्ट ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और एक डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी लॉ बनाने भी रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देन सेंटर टाइटन्स नॉर्म फॉर फॉरेन डोनेशन। इफ यू नो, फॉरेन डोनेशन इन इंडिया आर, जो भी एनजीओज है उनके लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए जो डोनेशन है दे आर गवर्न्ड बाय FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, राइट। तो इसको प्री डिफाइंड एक्टिविटी लिस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया है अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट कह सकते हैं या मॉडिफिकेशन के अंदर, ठीक है। रूल मॉडिफाई हुए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड को के लिए है। ऑब्वियसली ये ही पर्पज होता है एनजीओज की जो भी फंडिंग होती है उसको रेगुलेट करने के पीछे। अमेंडमेंट क्या कर रहा है कि एनजीओज को अब अप्रूव्ड एक्टिविटी की लिस्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी वन ईयर कंप्लायंस विंडो हर साल, राइट। और एनजीओज को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, जो एवरी ईयर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो उससे पहले मान लो 2026-27 के लिए किसी एनजीओ को अगर रिन्यूअल करवाना है तो मिनिमम 2025-2026 में उस एनजीओ ने 10 लाख रुपए स्पेंड किए होने चाहिए, और 2025-26 में जितना कंट्रीब्यूशन मिला है उसका 75% ऑलरेडी यूटिलाइज्ड होना चाहिए, तभी है तो उसका रिन्यूअल होगा। इसके अलावा वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इट इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, AFSPA अफ्स्पा बोलते हैं इसको। ये भी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो मणिपुर में से ऑलमोस्ट विड्रॉ हो चुका है, कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मणिपुर एक्सेप्ट 18 पुलिस स्टेशन, ठीक है। AFSPA क्या है? एम्पावर करता है आर्म फोर्सेस को विद सम स्पेशल पावर, कहाँ पे? जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर्ड होते हैं। कौन कर सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर? सेक्शन 3 के अंदर गवर्नर, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके वहां पे AFSPA लागू कर सकते हैं, राइट। देन ये इसके कुछ सेक्शन है। सेक्शन 4 क्या कहता है? आर्म फोर्सेस को कहीं भी वारंटलेस सर्चेस, अरेस्ट वगैरह करने को अलाउ करता है, एम्पावर करता है wherever AFSPA is in force, ठीक है। सेक्शन 5 क्या करता है? अरेस्टेड पर्सन को विदाउट डिले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो हैंड ओवर करना है। और सेक्शन 6 जो है लीगल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर सेक्शन की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ऑलमोस्ट रिसेंट ईयर में मोर देन 80% ऑफ नॉर्थ ईस्ट से विड्रॉ कर चुके हैं। अभी सिर्फ कुछ एरिया ऑफ असम, कुछ एरिया ऑफ मणिपुर, कुछ एरिया ऑफ नागालैंड और कुछ एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है अफ्स्पा, बाकी थ्रू आउट इंडिया अफ्स्पा कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल में 2026 में। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये भी, ठीक है। मेन इसका पर्पज क्या है? पर्पज है इसका एंट्री, स्टे, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स, जो भी इंडिया में आते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके प्रोसीजर को मॉडर्नाइज करना और इजी करना, ठीक है, फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द फॉरेनर्स जो रह रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे। ओवर स्टेज को, मोस्टली तो ये होता है ओवर स्टेज को या इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करना, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, जैसे जो भी फॉरेनर्स है जो मोर देन 180 डेज इंडिया में रहना चाहते हैं तो बिफोर प्रिस्क्राइब डेडलाइन उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री वीजा होल्डर्स जो होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डिजिटल अपील मैकेनिज्म है जिसको कि विद इन 30 डेज फाइल करना है और विद इन 60 डेज डिस्पोज ऑफ करना है।
और रूल्स ऑफ बर्थ रिपोर्टिंग है उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो मेन पर्पज क्या है, थोड़ा ईज करना जो भी फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, मॉडर्नाइज प्रोसेस एट द सेम टाइम टू रेगुलेट ओवर स्टे टाइप चीजें या इलीगल इमिग्रेंट्स को। नाउ कमिंग टू शेड्यूल के ऑफ ड्रग रूल्स 1945। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है 1940 में जो आया था, उसके अंदर वेरियस रूल्स होते हैं, उसके अंदर काफी सारे शेड्यूल होते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा शेड्यूल ड्रग्स होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती। तो शेड्यूल के अंदर वो मेडिसिन आती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। ठीक है, हेल्थ है तो ऑब्वियसली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके अंडर आता है। तो वो जो है शेड्यूल के अंडर कफ सिरप जो था पहले उसको हटा लिया है। राइट, मीन्स की कफ सिरप के ऊपर लाइसेंसिंग एग्जाम्पशन था काफी सारे कफ सिरप के अंदर, सेल ऑफ कफ सिरप पे। तो मेडिसिन को सेल करने के लिए जो उसकी जरूरत होती है, लाइसेंस की जरूरत होती है। तो शेड्यूल के ड्रग्स के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, और कफ सिरप जो है पहले उसके अंदर आता था, लेकिन अब जो है ये हटा लिया है। इसका मतलब क्या है कि अब कफ सिरप सेल करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत है। एक इसमें एग्जाम्पशन है, जो भी छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बिलो 1000 है, वो कुछ कुछ मेडिसिन जो है अभी भी सेल कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस, बट बाकी जगहों पे ये कंपलसरी हो गया लाइसेंस। नेक्स्ट इज सार्थक पीडीएस स्कीम। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अभी अप्रूव कर दिया है। राइट, जो हमारे दो अलग अलग स्कीम्स थी उनको एक स्कीम के अंदर मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है। दो अलग अलग स्कीम कौन सी थी, असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इंट्रा स्टेट मूवमेंट। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद जो है राशन की इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट है उसके लिए ये एक वो था, प्रोग्राम था। इसमें प्लस स्मार्ट पीडीएस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पीडीएस था, इन दोनों को इंटीग्रेट करके सार्थक पीडीएस बना दिया है। राइट, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंडर। मेन एम क्या है इसका, टू लास्ट माइल फूड डिलीवरी। ठीक है, पीडीएस सिस्टम के अंदर। और पीडीएस जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर आता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह का प्रोविजन है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बस द थिंग इज टू इंटीग्रेट किया टू मेक इट मोर इजी फॉर लास्ट माइल डिलीवरी थ्रू टेक्नोलॉजी। राइट, लीकेजेस वगैरह भी इसमें कव करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि जब नीट होना था तो उस टाइम पे टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया था फॉर 5-6 डेज। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक किया था ये किया था अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये चीज पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन के अंडर किया था। सेक्शन 69 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है या फिर उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को, जितने भी ये इंटरनेट इंटरमीडियरीज होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको बैन करने के इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या क्या रीजन हो सकता है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वॉर है कर सकते हैं, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा के लिए, या फिर इंसाइटमेंट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कुछ क्राइटेरिया इनके अंडर सेक्शन 69A लग सकता है। नाउ 69A जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपहोल्ड किया था, मतलब कि ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर 66A जो था आईटी एक्ट का जो सेक्शन था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसको स्टक डाउन कर दिया था इन दिस केस ओनली, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। नेक्स्ट है पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो इसका पर्पज क्या है, 2020 में हुआ था ये लॉन्च हुआ था। पर्पज है अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट, किसके थ्रू, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट मिलेगा, उससे अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो लोकल शॉप्स वगैरह है, ये पब्लिक डेटा ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने यहाँ, और वहां से वो वाईफाई सर्विस को है वो कर सकते हैं, मतलब कि ऑफर कर सकते हैं, मतलब लोगों को सेल कर सकते हैं एट अ लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, तो अभी क्या किया है रिफॉर्म, जीरो लाइसेंसिंग फॉर पीडीओज, अभी तो फीस भी हटा दी इन्होंने, फ्री एंड सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर पीडीओज। पीडीओज क्या होते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिसेज। कोई भी जो
शॉप वाले हैं उसको सेटअप कर सकते हैं। एंड इसके लिए मेन पर्पस क्या है, टू फॉर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, मतलब छोटे छोटे एरिया में, रूरल एरियाज में, वहाँ पे भी ये अपने पीडीओज एस्टेब्लिश करके कोई भी एंड वाईफाई वो कर सकते हैं थ्रू हॉटस्पॉट, राइट। देन इज दिस इज नवाचार मंत्र इनिशिएटिव, ठीक है। नवाचार मंत्र इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर आईआईटी दिल्ली का जॉइंट इनिशिएटिव है। मेन पर्पस क्या है, टू स्केल अप द ग्रास रूट लेवल इनोवेशन, जो छोटी सिटीज में, टीयर 2 टीयर 3 रूरल इंडिया में जो भी इनोवेशन होते हैं उनको स्केल अप करना, ठीक है। अब टीयर 1 सिटीज में तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, छोटी सिटीज में नहीं होती है, तो ये एक नया इनिशिएटिव फॉर दैट पर्पज। इट इज अ नेशनल इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेशनल ये सॉरी जो भी सिटीजन है एज्ड 18 to 55 ईयर्स, ये जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है इनको हेल्प करेंगे, ये अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। जो भी अप्लाई करेंगे उनमें से सिलेक्शन होगा, और जो सिलेक्टेड इनोवेटर्स होंगे उनको 1 साल की मेंटरिंग मिलेंगी, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, फंड रेजिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा, नेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो इसके थ्रू ये क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू है ये, राइट। और इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। क्लियर है। देन निर्भय निर्भय रहो इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। इसके थ्रू इन्होंने 3 डेज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। क्या पर्पज क्या है, सेफ इंक्लूसिव एंड वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में बहुत फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, पंच सरपंच लेवल पे, लेकिन उनकी सेफ्टी वगैरह उसके लिए काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसका मेन पर्पज क्या है, टू फोकस ऑन वुमेन्स लीगल अवेयरनेस, सर्वाइवर सेंट्रिक सपोर्ट, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैपेबिलिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस इन रूरल एरिया फीमेल्स के लिए। तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, नॉन लैप्सेबल जो निर्भया फंड है उससे आएगा, इसीलिए निर्भय रहो इनिशिएटिव है। इसमें 3 तरह के इनिशिएटिव, फर्स्ट इज निर्भय नेत्री, जिसमें इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव जो टोटल 14.5 लाख के अराउंड है इंडिया में, उनको ट्रेन करना। निर्भय चेतना इनिशिएटिव, इसमें 17.5 लाख जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको सेंसिटाइज करना। तो देखो, अगर आप देखो 14.5 17.5 अरे 32 लाख जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकल लेवल पे, उन सबको इसमें ट्रेन किया है। थर्ड इज निर्भय दृष्टि फॉर सीसीटीवी सर्विलेंस इन द ग्राम पंचायत लोकेशंस। टोटल 32 लाख इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेन किया है इस इनिशिएटिव के। देन प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, ये स्कीम कुछ टाइम से चली हुई है। इसका मेन पर्पज क्या है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर आउटसाइड इंडिया फॉरेन में जो काम कर रहे हैं उनको वापस लेके आना, या फिर उनके एक्सपर्टाइज को यूज करना फॉर इंडिया। ये कौन किसके थ्रू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू होता है। 3 टियर स्ट्रक्चर है इसमें। कौन कौन सी रिसर्च फेलोशिप काइंड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड यंग रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। ये जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन है वो होस्ट करेंगे। अच्छे जो NIRF रैंक इंस्टीट्यूट है, और लैब जो DST की है, DBT की है, ICMR CSIR की, ये जो लैब्स हैं वो इनको होस्ट करेगी। और जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है इंडिया का, वो हेड करेगा एक कमेटी, वो जो है सिलेक्ट करेगा इन चीजों जो भी स्कॉलरशिप देनी है जो इनको, राइट। नेक्स्ट इज LPMS विनिमय सिस्टम। LPMS क्या है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नया सिस्टम अभी आया है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट के लिए, विनिमय। तो नाम है जो सिस्टम का, दैट इज विनिमय, राइट। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी इनॉग्रेट किया है। क्या है ये, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम, किस चीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो क्लियरेंस फॉर ऑपरेशन अक्रॉस इंटरनेशनल लैंड पोर्ट्स। टोटल 26 इंटरनेशनल लैंड पोर्ट्स हैं इंडिया में, उसमें से 15 पे ये स्टार्ट हो चुका है, 11 पे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। मेन इसका क्या क्या चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है अंडर सिंगल प्लेटफॉर्म, इमिग्रेशन, कस्टम, कार्गो ट्रैकिंग, पैसेंजर मैनेजमेंट एंड व्हीकल प्रोसेसिंग, सबको एक सिंगल विंडो के अंडर ये टैग कर रहा है, मतलब टैग कर रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है। तो इससे क्या, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, क्लियरेंस इंप्रूव हो जाएगी, फास्टर कस्टम होगा, फास्टर ट्रेड होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी इनहांस हो जाएगी, राइट। देन भारतीय प्रोग्राम, भारतीय क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। देखिए, हमें इतने ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं, एग्रीटेक के लिए है और एक्सपोर्ट इनोवेशन के लिए है, ये इसका पर्पज है। लॉन्च किया एपीडा ने, एपीडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड
प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो इनका मेन पर्पज क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करना, मेंटर करना एंड एक्सेलरेट करना, राइट। टारगेट क्या है, $50 बिलियन इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय 2030, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इसमें स्टार्टअप के कुछ क्राइटेरिया हैं, किसको सपोर्ट मिलेगा इसके थ्रू, जो भी 5 साल से कम के स्टार्टअप है, जिनका 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है, जो रजिस्टर्ड है उन सब का। इसमें क्या है, 120 घंटे का करिकुलम भी है, मतलब कि उनको सिखाएंगे एक्सपोर्ट्स, कंप्लायंस, ब्रांडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस वगैरह के टेक्निक्स उनको सिखाएंगे, ठीक है। और जो भी सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे इस साल के, उनको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, उनको पार्टिसिपेशन के लिए भेजा जाएगा गल्फ फूड 2026। नेक्स्ट इज जन समर्थ पोर्टल, इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पोर्टल है, ये 4th एनिवर्सरी है अभी, मतलब 2022 6 जून को लॉन्च हुआ था, तो 6 जून 2026 को ये इसकी 4th एनिवर्सरी थी। है क्या चीज, ये सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस पर्पज के लिए, फॉर लोन देने के लिए, कौन से लोन, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन है। तो जन समर्थ पोर्टल क्या है, फॉर लोन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन है उनके लिए लेंडर और जो वो है एप्लीकेंट्स है, बेनिफिशियरीज है, उनको कनेक्ट करता है ऑन अ वन विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेपरलेस है, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग है। तो इसमें क्या है, 8 इंडियन लैंग्वेजेस में है, तो काफी सारे लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इसमें AI बेस्ड है, तो एलिजिबिलिटी इंजन है, जो भी बेनिफिशियरी जब भी अप्लाई करेगा, ठीक है, तो अपनी चीजें बताएगा, वट एवर ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स, तो उसके बेस पे AI क्या करेगा, जो भी मोस्ट सुटेबल स्कीम है वो बता देगा, राइट। तो रियल टाइम वेरिफिकेशन है, इजी है, डिजिटल सैंक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से क्या है कि फास्ट मूव करेगा ये, राइट। नेक्स्ट इज भव्य पोर्टल। भव्य क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना। अब औद्योगिक है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, अमाउंट से हमें मतलब नहीं है। डेवलप किसने किया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया भव्य पोर्टल। क्या इसका पर्पज क्या है, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो थ्रू आउट द कंट्री इंडस्ट्रियल पार्क को प्लान करना, मॉनिटर करना, मैनेज करना डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये है। तो इसमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन हो जाएगा, रियल टाइम कंस्ट्रक्शन ट्रैकिंग हो जाएगी, इन्वेस्टर मैपिंग हो जाएगी, रिमोट मॉनिटरिंग हो जाएगी, राइट। तो इसमें इंडस्ट्रियल पार्क है 3 कैटेगरीज में प्लान हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में, यूटीज में 25 अप टू 25 एकड़ में, देन मिडिल साइज स्टेट में 100 to 500 एकड़ में, एंड लार्जर स्टेट्स में एंड मेजर सिटीज के अराउंड अप टू 1000 एकर्स में, ठीक है। जो प्रोग्राम है 5149 पार्टनरशिप है, जो स्टेट है वो 51 है, सेंट्रल गवर्नमेंट है 49 है, स्टेट लैंड प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है NICDC करेगा, ठीक है। NICDC डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंडर है, और ये जो DPIIT है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये जो है अभी 10 साल हो गए इसको, 2016 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था। है क्या चीज, ये मोस्टली फ्री कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एंटीनेटल केयर के लिए फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस इंडिया। 9 जून को हुआ था, लॉन्च हुआ था। फर्स्ट इसमें क्या क्या चीज थी, जो RMNCH हम बोलते हैं +A एडोलसेंट, उसमें बाद में ऐड हुआ था। तो क्या है RMNCH, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। RMNCH+A स्ट्रेटेजी के अंडर है ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर एवरी मंथ 9 तारीख को PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान डे मनाया जाता है, मतलब कि डिक्लेयर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वेयर प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री एंटीनेटल सर्विस मिलती है। सर्विस में क्या क्या होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, काउंसलिंग है, मेडिसिन है, लेबोरेटरी टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड है, राइट। तो मेन इसका पर्पज क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। कलर कोडेड स्टिकर है, ग्रीन फॉर नॉर्मल, रेड फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। डिजिटल ट्रैकिंग भी है इसमें, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। उसमें मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर भी इंक्लूडेड है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है, WT विंड टर्बाइन मारूत।
ठीक है। तो ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, एज वी नो। मेन इसका पर्पस क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विंड टरबाइन सप्लाई चेन है उसको मैनेज करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर विंड टरबाइन लगवाना है लेकिन सप्लाई नहीं मिल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से लेना है, तो दैट गेट्स डिफिकल्ट, राइट। तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है? ट्रैक करता है, मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज करता है किसको? जो टरबाइन मैन्युफैक्चरर इकोसिस्टम है उसको। तो ये कनेक्ट करता है विंड डेवलपर्स, जो भी विंड मिल डेवलपर्स हैं या फिर टरबाइन डेवलपर्स हैं, उनको कंपोनेंट सप्लायर के साथ। तो डिलेज को रिड्यूस कर देते हैं, वेरीफाइड कंपोनेंट सप्लायर मिल जाते हैं, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड। तो इससे ईज हो जाता है और मतलब ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। और इसमें इट इज अलाइंस विद इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। नेक्स्ट इज MAHA वाटर मिशन, ठीक है। ये क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ठीक है। किस चीज के रिगार्डिंग? वाटर मिशन के वाटर के रिगार्डिंग। तो ये क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, 200 करोड़ का है प्रोजेक्ट, चलो डजंट मैटर मच। एम क्या है? रिसर्च और फील्ड डिप्लॉयमेंट जो है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू वाटर, उसके गैप को कम करना। अब क्या बहुत सारी रिसर्च होती है रिगार्डिंग सेफ वाटर, है ना, इम्प्रूव यूसेज ऑफ वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, जितनी भी है टेक्नोलॉजीज हैं, वो रिसर्च तो हो रही होती है लेकिन फील्ड डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। तो उस डिप्लॉयमेंट में जो इश्यूज है उनको दूर करना इज द मेन पर्पज। कौन कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट? इसरो के साथ कोलैबोरेशन में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF जो है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है और इसरो मिलके कर रहे हैं। 200 करोड़ ओवर 5 ईयर्स इसकी ग्रांट है। तो किस चीज के लिए है? मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, स्टार्टअप्स है, MSME है, यूनिवर्सिटीज है, इन सबको आपस में कोलैबोरेट करने के लिए। रिसर्च जैसे यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये रिसर्च कर रही हैं और फील्ड डिप्लॉयमेंट जो स्टार्टअप्स, MSMEs और इंडस्ट्री पार्टनर्स के थ्रू करेंगे, राइट। जो प्रोग्राम है ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। इसरो जो है जियोस्पेशियल डेटा और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी फॉर वाटर मैपिंग एंड असेसमेंट। अब ANRF क्या है? ANRF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ANRF एक्ट 2023। तो ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मोस्टली फॉर वेरियस रिसर्च को एंड इनोवेशन को, एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंकेज को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।